साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग, ईवीएम और पारदर्शी चुनाव, ये आज का सबसे गंभीर मसला है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात कर रहा है, वहीं विपक्ष की शंकाओं को दूर करने से वो काफी दूर भागना चाहता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। उसकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु देश में पारदर्शी चुनाव हो, और पारदर्शी चुनाव का मतलब चुनाव में सभी का विश्वास भी बना रहे। चुनाव आयोग से, चुनावी प्रक्रिया से अगर किसी भी स्टेक होल्डर का मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर, ये सभी स्टेक होल्डर है। तो अगर वोटर को भी कोई शिकायत है, उसको भी दूर करना चुनाव आयोग की मूल जिम्मेदारी है। लेकिन क्या कहें, विपक्ष की जितनी आपत्तियां हैं, जितनी शंकाएं हैं, जितनी शिकायतें हैं, उन सब पे मुख्य चुनाव आयुक्त जी सिर्फ शेरो शायरी करते हैं। तो प्रश्न चिन्ह तो यहां भी खड़ा होता है, जब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कैसे होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा बना लें, ये काम वैसा ही करेगा जैसा इसके सरकार में बैठे लोग चाहेंगे। कानून का दुरुपयोग करने वाले कानून का दुरुपयोग करेंगे, ये सच्चाई है। ईवीएम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मैनिपुलेट किया हो, लेकिन 2014 से लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े होते जा रहे हैं। पहले सरकारें नहीं, चुनाव आयोग उसका समाधान। मतगणना में चर्चा के दौरान, महाराष्ट्र की मतगणना जो हो रही थी, चर्चा के दौरान कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया कि 1988 में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप सबके सामने पेश किया। हमको याद है कि उसके बाद से लगातार टेलीविजन चैनलों पे, दूरदर्शन उस टाइम होता था, इतना ज्यादा कार्यक्रम हुए, इसका प्रदर्शन हुआ, सबसे आपत्तियां मांगी गई, सबकी शंकाओं का समाधान किया गया। एक वो चुनाव आयोग था। अब एक ऐसा चुनाव आयोग है जो कहता है कि हम तो ईमानदार हैं जी, तुमको जो समझना हो समझो। जबकि ये नैतिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ये बताए कि क्या ये ईवीएम हैक हो सकता है। हैकिंग ही बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से और मौजूदा सत्ताधारी दल, पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तो आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, इतनी मोटी किताब। उसमें बहुत गंभीरता से बहुत सारे मुद्दों को इन्होंने उठाया था। लेकिन अब आज जब वही भाजपा सत्ता में आ गई है, और तब इतना विरोध नहीं था और जनता को भी इतना अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे या चुनावी प्रक्रिया पे या चुनाव आयोग पे नहीं था। आज जब इतना अविश्वास जनता के मन में है, तो चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त उस शंका, शिकायत का समाधान करने की बजाय शेरो शायरी सुना रहे हैं। अब बात इस पे करते हैं। एक ताजा मामला आया है जो नांदेड़ का। नांदेड़ में कांग्रेस के सांसद विजयी होते हैं
उसी दिन चुनाव हो रहा है और नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभाएं हैं, वहां 6 में 6 भाजपा जीत जाती है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह है कि जहां लोग लोकसभा के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वहीं विधानसभा के लिए भाजपा को वोट कर रहे हैं। क्या पब्लिक इतना मतलब ज्यादा विश्लेषण करने में सक्षम है जो ये कहे कि जी ये विधायक तो काम मेरा करेगा अच्छा और सांसद दिल्ली के लिए ठीक है कांग्रेस का? क्या इतने सक्षम गरीब जनता है? वहीं जो चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के जीत के कसीदे पढ़ रहे हैं, कैसे जीत गई बीजेपी, वो बता रहे हैं लाड़की बहन योजना, जो 3 महीने की एक साथ भुगतान किया इस शिंदे की सरकार ने, 2 महीने का बैकलॉग और 1 महीने नवंबर का एडवांस पे कर दिया। तो जब वो जनता इतनी जागरूक है और वो ये समझने में सक्षम है कि लोकसभा में कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है और विधानसभा में भाजपा और महायुति को दे दिया वोट उसने, तो वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि ये चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना में जो 3 महीने का भुगतान हुआ वो गलत तरीके से हुआ है। जो पैसे बांटने की प्रक्रिया देखी गई, लोगों की शिकायतें आई, तो वो पैसे बांटने की अगर वो जनता इतनी जागरूक है तो वो ये भी तो समझेगी ना कि भाई ये पैसे दिए जा रहे हैं हमारे लोकतंत्र के हक को अगवा करने के लिए। लोकतंत्र में जो हमारा हक है अपनी सरकार चुनने का, हमको बहलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और पैसे से हमारे उस हक का सौदा किया जा रहा है। ये बात तो वो जनता जरूर सुनेगी, समझेगी। वो जनता ये भी समझेगी कि जो कपास का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और हम इस सरकार के खिलाफ हैं, तो ये पैसे घूस के रूप में देकर हमको गुमराह किया जा रहा है। भाई अगर ऐसा है होगा तो फिर बीजेपी को वोट नहीं देगी, महायुति वहां 6 की 6 सीटें कैसे जीत गई। और अगर वो जनता बहुत जागरूक है तो फिर भाई ये पैसे और वो मूल मुद्दों पे क्यों नहीं वोट करेगी? ये बड़ा मामला है। अब आप इस बात को सोचिए कि वोट कम और ज्यादा हो जा रहे हैं। जहां एक तरफ 5,87,000 वोट कांग्रेस को मिलता है नांदेड़ लोकसभा में, वहीं विधानसभाओं में 6 विधानसभा मिला के 4,27,000, लगभग 1,59,000 कुछ वोटों का डिफरेंस आ जाता है। इस पे सोचना होगा। क्या ऐसा है कि नांदेड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को तो पसंद नहीं करती है, इसलिए लोकसभा में कांग्रेस को चुन लेती है और महायुति की शिंदे को पसंद करती है, फडणवीस को पसंद करती है और अजित पवार को पसंद करती है? ऐसा है क्या? एक विश्लेषण ये भी है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट किया है और जब रिजल्ट आया तो उस गांव के बूथ में कांग्रेस को 0, कांग्रेस को वोट नहीं मिले, एक भी वोट नहीं मिले। तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता है? ये बड़ी बात। इन सभी बातों पर वोटर लिस्ट में जब वोटर का नाम नहीं होता है और वो डिटेल पाई जाती है कि किस प्रकार महाविकास आघाड़ी के समर्थकों या वोटरों का नाम काटने के लिए लिस्ट में हरा कलर और लाल कलर लगा के वहां सौंपा जाता है और वो चुनाव के समय उनका वोट
नहीं होता है, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है, तो शेरो शायरी करने वाले राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको इस पे जवाब देना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए, बजाय इसकी कि वो शेरो शायरी करके विपक्ष की सभी बातों को नकारने का काम करें। ईमानदार आदमी की जिम्मेदारी है, ईमानदारी सच्चाई की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को साबित करे, झूठ को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो चुनाव आयोग अगर पारदर्शी है, सच्चा अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसको इस बात का प्रमाण देना चाहिए। जब शंकाओं का समाधान आप नहीं करेंगे तो इसका तो मतलब यही है कि आप पारदर्शी नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं। कहा जाता है कि ईवीएम के टेम्पर होने का कोई तकनीकी सबूत नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि राजनीतिक दल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, वो राजनीतिक बात कर रहे हैं और इस राजनीतिक बात का समाधान होना ही चाहिए। जर्मनी में जब ईवीएम बैन की गई तो वहां कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें ये कहा कि चूंकि इस वोटिंग मशीन में जो वोट दिया है जनता ने, उसको ये पता नहीं है कि जिसको वो वोट कर रही है उसी को मिला या नहीं, तो इस वजह से उसको बैन कर दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को आधार बनाकर ये कहा कि वीवीपैट सभी मशीनों में लगाइए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया गया, लेकिन उस वीवीपैट की पर्चियां काउंट नहीं होंगी, ये चुनाव आयोग की जिद है। फिर सवाल यह है कि गरीबों के टैक्स से जो हजारों करोड़ पैसे आपने लगा के वीवीपैट लगाया, उसका फायदा क्या है? आखिर वो क्यों लगाई गई? तो वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग भी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें 100 वोट पड़ेंगे और एक हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन कह देगा 100 नहीं 120 वोट थे। बताइए ये कैसे संभव है? अगर चुनाव आयोग कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक कैलकुलेटर की तरह मशीन है, तो भाई जितनी वोट पड़े उससे बढ़ कैसे सकता है या उससे कम कैसे हो सकता है? इसका जवाब देना चाहिए। वाकई अगर चुनाव आयोग पारदर्शी है, ईमानदार है और निष्पक्ष चुनाव चाहता है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। सबने देखा है लेवल प्लेइंग फील्ड। एक तरफ भाजपा के पास धन पशु कॉर्पोरेट का पूरा धन है, दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का खाता सीज कर दिया इनकम टैक्स ने। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड था? क्या चुनाव आयोग को इसमें दखल देकर ये नहीं कहना चाहिए था कि आप अपनी कार्रवाई जब भी करिए, चुनाव के बाद आप अपनी कार्रवाई करिएगा, अभी चुनाव उनको लड़ने दीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। बात जब चुनाव आयोग हर शंका, समाधान, शिकायत का समुचित निपटारा नहीं करता, शेरो शायरी करके बहाने करने लगता है, तो इस बात ये और पुष्ट होने लगती है कि शायद कुछ गड़बड़ी है। इसी वजह से चुनाव आयोग उधर जाने की बजाय शेरो शायरी में लिप्त है और वो शेरो शायरी कर रहा है। वो ये बताने की बजाय कि कैसे इसका समाधान होगा, कैसे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, वो शेरो शायरी में व्यस्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टेम्पर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये एक तकनीकी विषय है और इस पे संभव है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस पे बात करेगा जो तकनीकी रूप से सक्षम है। मैं आपको बता दूं, एलन मस्क तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति है। उन्होंने कहा है ईवीएम टेम्पर हो सकती है, मशीन है, क्यों नहीं हो सकती है? भाई नेता, राजनीति करने वाले राजनेता तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, इस वजह से वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन तकनीकी रूप से विशेषज्ञ जो हैं एलन मस्क, वो क्यों नहीं माने?
तकनीकी रूप से सक्षम जो देश हैं, जो हमसे बहुत एडवांस हैं, वो अपने देश में ईवीएम बैन कर रहे हैं, बैन कर चुके हैं। जिस देश ने ईवीएम बनाया उस देश में ईवीएम बैन है, हमारे वहां क्यों जिद है? दूसरा, ईवीएम टेम्पर के अलावा एक चीज और है, ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से ईवीएम ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रांग रूम में उसकी क्या सुरक्षा है, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं चुनाव को पारदर्शी करने के लिए। काउंटिंग एजेंट के पास कभी ऐसा नहीं सुना गया, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग के समय ईवीएम का सीरियल नंबर बताया गया हो और वो वेरीफाई कराया गया हो कि हां जी इस बूथ पे यही सीरियल नंबर की वोटिंग मशीन थी, ये कंफर्म करें तब काउंटिंग होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी पार्टी के किसी भी काउंटिंग एजेंट से जो आके ये बात बताए कि काउंटिंग मतगणना केंद्र पर काउंटिंग के समय काउंटिंग में जो अधिकारी थे उन्होंने सीरियल नंबर आपको बताया कि इस सीरियल नंबर की ये मशीन काउंटिंग के लिए आई है, ये वोट काउंट हो रहा है, तो वो मशीन वही है कि कोई और है पता नहीं, कौन बताएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? फॉर्म 17C समय पर क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं अपलोड होता है? क्योंकि फॉर्म 17C अगर तुरंत अपलोड हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा, फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो एक हफ्ते बाद वोटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, घोषणा जो हो जा रही है एक हफ्ते बाद, वो नहीं हो सकती। इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात होती? चुनाव आयोग उन्हीं सरकारी तंत्र के भरोसे काम करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, ये एक सिस्टम है चुनाव आयोग का। उसके बाद जहां भी चुनाव होता है उन प्रदेशों के जो सरकारी तंत्र हैं उसी का उपयोग करता है। वो बायस भी हो सकते हैं, वो बायस ना हो, वो गड़बड़ी ना करें, इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के जो चुनाव के प्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो सख्ती से इन सभी चीजों की जांच करें, सख्ती से बातों को का ख्याल रखें कि ये लोग कोई मैनिपुलेशन न कर पाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या चुनाव आयोग ने, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान पुलिस अधिकारी आईडी कार्ड चेक करके लोगों को भगा रहे थे, उनको हटाया? मात्र सस्पेंशन से क्या होगा? वो जानते हैं कि हम ये काम जिसके इशारे पर या जिसके लिए कर रहे हैं या हमारे इस काम करने से जिसको लाभ होगा, चुनाव बीतने के बाद वो मेरा सस्पेंशन वापस ले लेगा, फिर उनका मन बढ़ता जाएगा। वो क्यों नहीं ये करेंगे? क्या चुनाव आयोग ने इस बात के लिए कुछ चिंतन किया? एक दारोगा महोदय बंदूक तान देते हैं महिला मतदाताओं के ऊपर जो वोट देने आई थी। क्या किसी महिला, गरीब महिला के सिर पे बंदूक तान दी जाए, वो वोट देने कभी जाएगी? क्या ये भयमुक्त वोट का वातावरण था? भयमुक्त चुनाव हुआ? इन बातों के लिए सोच। एक तरफा जहां जनता का मूड होता है, जनता में खूब चर्चा होती है, जनता में जिस सरकार का विरोध हो रहा होता है, अचानक से उसी की सरकार बन जाती है और जनता अवाक रह जाती है और वो जनता कहती है कि नहीं जी, पेपर बैलेट से अगर चुनाव कराइए तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन चुनाव आयोग को उससे कोई मतलब नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त कहेंगे नहीं जी, हम तो नहीं मानते आपकी बात, तो शक तो होगा। क्यों नहीं होगा शक?
चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त देश में लोकतंत्र के लिए हैं, वो तानाशाह को खुश करने के लिए नहीं है। तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी और पूरे चुनाव आयोग को। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से ईवीएम बनाने वाले देश और हमसे ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन कर दिया गया, भारत में भी उस पर चर्चा होनी चाहिए। और विपक्ष के सारे दल इस बात की मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन कीजिए और यहां पेपर बैलेट से चुनाव हो। इस बात के लिए चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। भाई ठीक है, चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि ईवीएम बैन नहीं करेंगे तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन सभी शंकाओं, सभी शिकायतों का निवारण करें और सभी को संतुष्ट करें और ये इंश्योर करें कि उनकी जो शंकाएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो आगे नहीं आएंगी। उसके लिए कोई एश्योरेंस दे, वो देने को तैयार नहीं है। वीवीपैट हजारों करोड़ रुपए लगा के, गरीबों के टैक्स का पैसा है ना वो, हजारों करोड़ लगा के जब वीवीपैट लगाया गया तो उसकी पर्चियां क्यों नहीं काउंट होंगी। एक बड़ा तर्क आता है कि चुनाव परिणाम आने में कई दिन लग जाएंगे। भाई 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, यही होता रहा पहले थोड़ा तकनीकी रूप से हम उतने सक्षम भी नहीं थे तो ज्यादा समय लगता था। मुझे लगता है 1 दिन रात हो जाती है, कई जगह तो आधी रात तक आता है परिणाम। तो हम मैन पावर बढ़ा सकते हैं। मैन पावर जब बढ़ाएंगे तो वो काउंटिंग और आसानी से हो सकती है और 1 दिन में आ सकता है परिणाम। 1 दिन नहीं, 2 दिन। तो 2 दिन में अगर परिणाम आ जाएगा तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वोटों को अगवा करने वाले, सबके वोटों को कैप्चर कर लेने वाले 5 साल काबिज रहे सत्ता पे, उससे अच्छा है कि 2 दिन बाद दूसरी सरकार बनेगी तो पेपर बैलेट होना आवश्यक है। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि हमको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट चाहिए। इस बात के लिए सभी विपक्ष के दलों को एकजुट होने की आवश्यकता है और ये झूठा प्रलाप है। जहां हार जाते हैं वहां के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सारी सीटें भी अगर जीत जाएंगे तो भी विपक्ष के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, आदरणीय खड़गे जी ने कहा है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सब सीटें अगर हम जीत जाएंगे तो भी जनता को चूंकि इस मशीन पे भरोसा नहीं है तो इसको बंद करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जनता को अब एकजुट होकर सड़क पे आना चाहिए। जो सड़क पे नहीं आ सकते हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली के नाम से एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे का मिलता है, ईवीएम बंद करो और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो पोस्ट कार्ड आप भेजना शुरू करें। वो पोस्ट कार्ड जब वहां पहुंचेगा हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में, मैं ये कहता हूं कि हर जिले से कुछ लोग इस मुहिम को शुरू करें। जैसे ही करोड़ों पोस्ट कार्ड पहुंचेंगे, मजबूरी में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को इस पर चिंतन करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन करना होगा। पेपर बैलेट से चुनाव होगा। पेपर बैलेट से चुनाव होगा तभी देश में लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य भी बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वनाथ।